बरगे खिज़ां किस्त नंबर 11। डॉक्टर फौजिया को जहादात के बदमाश साथियों ने लैंड क्रूज़र की अक़बी नशिस्त पर बिठा रखा था। एक ने इसके दोनों हाथ पुश्त पर मोड़कर मजबूती से पकड़ रखे थे, जबकि दूसरे ने इसका मुंह बंद कर रखा था। डॉक्टर फौजिया बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। वो ज़रा भी मुज़ाहमत करने की कोशिश करती तो वो बदतहज़ीबी से पेश आते थे। लाचार फौजिया को इनकी बेहूदगी रोकने के लिए चुप होकर बैठना पड़ रहा। एक तो डॉक्टर फौजिया का गुस्से से बुरा हाल था, तो दूसरी तरफ शदीद किस्म की तशवीश, बेचैनी और परेशानी का भी शिकार थी। जबकि अगली नशिस्त पर ड्राइवर के बराबर बैठा जहादात डॉक्टर फौजिया की कैफे से हिज़ उठा रहा था। इसकी घनी मूंछों तले बड़ी जहरीली मुस्कुराहट रक्सा थी। लैंड क्रूज़र फर्राटे भरती हुई नामालूम मंजिल की तरफ खासी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। डॉक्टर फौजिया ने सरेदस्त खुद को हालात के गर्दाब के सुपुर्द कर दिया था और अपने असाबज़दा दिलो दिमाग पर काबू पाते हुए कनखियों से आसपास का जायज़ा लेने लगी। वो ये देखना चाहती थी कि बदमाश इसे कहाँ ले जा रहे थे। इसे डॉक्टर जवाद की भी फिक्र सताने लगी थी, जिसे इन बदमाशों ने अपने राइफल का ठोस कुंदा इसके सर पर रसीद करके इसे जख्मी कर डाला था। लैंड क्रूज़र वापस डिफेंस अख्तर कॉलोनी वाली चुरंगी से क़यूमाबाद चुरंगी की तरफ मुड़ गई और वहाँ से इसने दाएं जानिब क़यूमाबाद चुरंगी डिफेंस व्यू से कुरंगी क्रॉसिंग से मोड़ काटा। फिर हवा से बातें करने लगी। लम्हा बलम्हा डॉक्टर फौजिया के दिलो दिमाग में वसवसों की सरसराहटें भरने लगी थी। इसके मुतवहिश दिमाग की गैरमरी स्क्रीन पर बार बार ख़तरनाक सवाल निशान बन रहे थे। न जाने जहादात अब इसके साथ क्या सलूक करने वाला था, क्योंकि वो अब पूरी तरह से जहादात के रहमो करम पर थी। इस पर मुतज़ाद इसके पांचों हट्टे कट्टे मुसल्लह बदमाश कारिंदे भी इसके हमरा थे। लैंड क्रूज़र अब इब्राहिम हैदरी की तरफ जा रही थी। फिर लगभग निस्फ घंटे बाद वो इब्राहिम हैदरी से आगे मुसाफात में दाएं जानिब एक कच्चे और नशेबी रास्ते में उतर गई। शाम के साए अब बतदरीज गहरे होने लगे थे और अब इस बेआबोगया वीराने में तो जैसे वक्त से पहले ही रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। डॉक्टर फौजिया की हालत मजीद दिगरगू होने लगी। इसके पास अब खुदा से दुआ मांगने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। लैंड क्रूज़र अब हिचकोले खाती हुई नाहमवार रास्ते पर दरमियानी रफ्तार से दौड़ रही थी। वीराने के पेश नज़र अब इसके मुंह से हाथ हटा दिया गया था। गैर मर्दों के बीच बैठने की वजह से डॉक्टर फौजिया को सख्त ज़हनी अज़ियत और खौफ महसूस हो रही थी। बैरतौर बोलकर लब आज़ाद हैं तेरे कि मिज़ाक डॉक्टर फौजिया ने हाँपती हुई मुतवहिश आवाज़ से ड्राइवर के बराबर वाली अगली नशिस्त पर पराजमान जहादात से मुखातिब होकर कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो जहादात? डॉक्टर फौजिया की लरज़ती काँपती और कदरे इल्तिजा अमेज़ आवाज़ पर जहादात इसकी तरफ देखे बगैर बोला, अपने मेहमान खाने, जिधर हम सब तुम्हारी मेज़बानी का शर्फ हासिल करेंगे। डॉक्टर फौजिया इसके सरसराते लहजे पर लर्ज उठी। जहादात, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। तुम नहीं जानते कि मैं किसकी बेटी हूँ। डॉक्टर फौजिया ने अपने तय इसे धमकाने की कोशिश की। जहादात इस बार गर्दन मोड़कर इसके मुतवाही चेहरे को घूरते बोला, जानता हूँ अच्छी तरह तुम किस तीर वार खान की औलाद हो। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि तुमने किसको धोखा देकर दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है। अब खामोश बैठी रहो, वरना इधर ही तुम्हारा बुरा हासिल कर डालेंगे। इसके सफाक लहजे ने डॉक्टर फौजिया को खौफजदा से अंदाज में चुप रहने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर फौजिया को दाएं बाएं कच्चे पक्के मकानों के खाके नजर आने लगे। ये एक दूर उफ्तादा मजाफाती कस्बा था जो इस वक्त अजीब सी पुरस्कार वीरानी में डूबा हुआ था। फिर कच्चे पक्के घरों का ये सिलसिला भी जल्द मौकूफ़ हो गया। इसके बाद लैंड क्रूज़र एक कदरे बड़े से नीम पुख्ता मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। ड्राइवर ने इग्निशन से स्विच ऑफ कर दिया था, मगर गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन रहने दी थी। वो सब अपनी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरे। डॉक्टर फौजिया को भी बेदर्दी से बाहर घसीटा गया। इसके चीखने चिल्लाने की मुतवक्को कोशिश के पेश नज़र एक बदमाश ने दोबारा इसका मुंह बंद कर दिया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दरवाज़ा लोहे का था। फिर एक बदमाश ने नहायत फुर्ती के साथ ताला खोलकर दरवाजे के दोनों आहनी पट अंदर की जानिब धकेल दिए और अंदर दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे इसने अंधेरे में शायद स्विच बोर्ड तलाश करके अंदर का बल्ब रोशन कर दिया। इसके बाद उसे डॉक्टर फौजिया को धकेलते हुए अंदर ले आए। यह बुलंद छत वाला सीलन दरजा सा हाल कमरा था जो किसी गोदाम का मंजर पेश कर रहा था। अंदर एक झिलंगा सी चारपाई पर सरकंडों के चंद मूड़े रखे हुए थे। जंगालू से जरिए आलात भी बिखरे हुए नजर आ रहे थे। डॉक्टर फौजिया को उन्होंने जोर से सामने पड़ी झिलिंगा सी खरी चारपाई पर धकेल दिया और फिर सब मूडों पर पराजमान हो गए। एक बदमाश ने गोदाम का आहनी दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर फौजिया मुतवहिश निगाहों से मूडों पर पराजमान इन बदमाशों के खूंखार चेहरों को तके जा रही थी। जहादात समेत इन सब के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। डॉक्टर फौजिया की सांस सीने में अटक कर रह गई। वो मौत से बढ़कर मौत के खौफ से शिकार थी। डॉक्टर साहबा, अब तो तुम्हारे को सच सच बताना ही पड़ेगा कि उस छोकरे सुधूरा को तूने क्या किया।
और उसे किधर गायब कर दिया। बुलंद छत वाले कमरे में जहादात की खरखराती आवाज गूंजती महसूस हो रही थी। डॉक्टर फौजिया क्या जवाब देती? इसकी तो अपनी हालत पतली हो रही थी। खौफ ने इसकी कुव्वत नत्क को मफलूज करके रख दिया था। इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जवाब दे मेरी बात का कि कहाँ है सुधूरा? अब क्यों तेरे को सांप सूख गया है बाबा? पहले तो बड़ी बटर बटर अंग्रेजी में गाली दे रही थी मुझे। बोल। जहादात गुस्सीले लहजे में डॉक्टर फौजिया के मुतवाही चेहरे को घूरते हुए गुस्से से बोला और साथ ही वो मुड़े से उठ खड़ा हुआ। इसे उठता देखकर इसके करिंदे भी एहतरामन खड़े हो गए। मैंने तुम्हें बताया था कि सुधूरा अस्पताल से भाग गई थी। डॉक्टर फौजिया ने इसे जारियाना अंदाज में खड़े होते देखकर लड़जड़ाती आवाज में जवाब दिया और साथ ही वो चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। इसकी बात सुनकर जहादात अपने होंठ भींचता हुआ इसकी तरफ बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद कर दिया। डॉक्टर फौजिया के हलक से दिल खराश चीख निकल गई। वो थप्पड़ खाकर दोबारा चारपाई पर जा गिरी। इतने में जहादात ने अपनी एक टांग चारपाई की पांजी पर टिकाकर दूसरे हाथ से डॉक्टर फौजिया के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और इसका सुतोवा चेहरा अपने करीब खींचकर गैजालूद लहजे में बोला, मैं तेरा झूठ सुनने के लिए तो यहाँ लेकर नहीं आया। सच बताती है या फिर मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ? वहशी दरिंदे, छोड़ो मेरे बाल। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की? जलील इंसान। थप्पड़ खाने और जहादात के जारहाना रवैये डॉक्टर फौजिया को भी एकदम तैश दिला दिया था। सदक़े बन जा तेरी बहादुरी के डॉक्टरनी साहबा। जहादात जहरीले लहजे में मुकरू मुस्कुराहट के साथ बोला। इसकी वहशी आंखों में भेड़ी जैसी चमक ओद कर आई थी। मुझे शराफत से उस छोकरी सुधूरा का पता बता दे, फिर हम खुद तेरे को तेरे घर छोड़ाएंगे। बताती है या नहीं? इसने गोया आखिरी बार फैसला कुन लहजे में कहा। डॉक्टर फौजिया ने वही पुराना जवाब दोहराया, तो इस तरह नहीं बताएगी? जहादात ने सनसनाती आवाज़ में कहा। वह डॉक्टर फौजिया के बाल एक बेरहमाना झटके से छोड़ दिए। इसके बाद बड़े आराम से वापस अपने मुड़े पर जा बैठा और सरसराते लहजे में करिंदों से बोला, बाबा ज़रा डॉक्टरनी साहबा के होठ तो ठिकाने लगाओ। इसके हुक्म देने की देर थी कि इसके पांचों करिंदे चारपाई पर पड़ी फौजिया की तरफ बढ़े। इनकी आंखों में चमकती शैतानियत देखकर डॉक्टर फौजिया सरतपा लर्ज उठी। फिर न जाने इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो एकदम चारपाई से उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी। जहादात के करिंदे ने फ़ौरन शिकरों की तरफ पर झपटे। डॉक्टर फौजिया हिज़यानी अंदाज में चीखने लगी। उन्होंने इसे दोबारा उठाकर चारपाई पर ला फेंका। फिर जब इन पांचों ने भूखे भेड़ियों की तरह इससे दस्तराजी की कोशिश की तो डॉक्टर फौजिया ने चीखते चिल्लाने के बेसूद जानते मुल्तियाने लहजे में जहादात को आवाज़ दी, खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म ना करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ठहर जाओ बाबा, छोड़ दे। अब लाइन पर आ गई है डॉक्टरनी साहबा, अचानक जहादात ने गुंजीली आवाज़ में कहा तो वो पांचों वहशी फौजिया को छोड़कर वापस मुंडों पर आ बैठे। हाँ डॉक्टरनी साहबा, अब बताओ कहाँ है वो छोकरी? जहादात ने पूछा। डॉक्टर फौजिया चंद लम्हे मुतवही सांसों पर काबू पाने के बाद इसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, ओ पहले तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, फिर फ़ोन पर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती है? बताती है फिर अपने करिंदों को हुक्म दूँ? जहादात करस्त लहजे में बोला, बताती हूँ। सुधूरा मेरे पास ही रहती थी, फिर मैंने उसकी शादी कर दी। मिलाकर डॉक्टर फौजिया ने कपकपाते लहजे में से बता दिया। इसकी बात सुनकर जहादात के चेहरे पर यकायक दुरुस्ती के आसार नमूदार हुए और वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। इसकी उबलती कैफियत से महसूस हो रहा था कि वो अपने तैश पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। फिर इसने इसे घूरते पूछा, इससे इसकी शादी हुई है? उसका नाम क्या है? डॉक्टर फौजिया की खूबसूरत निगाहों ने जहादात की आंखों में गैज़ो गज़ब की तूफान करवटें लेते देख लिए थे, इसलिए इसने झूठ बोलने की जुर्रत ना हो पा रही थी। वो बोली, इसके शोहर का नाम परवेज़ है। किधर रहता है वो? कयूमाबाद में। घर का पता? मैं कभी इसके घर नहीं गई। धंधा क्या करता है वो? उसका नर्सरी में होटल है अपना। सवाल जवाब के बाद जहादात ने सनसनाती हुई आवाज़ अपने हलक से खारिज की। फिर इसके बाद वो मुड़े से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से अपने होंठ भींचता हुआ इसकी चारपाई के करीब आया और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करते बोला, कमीनी, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारी एक बांदी को दूसरे के हवाले करने की? तूने हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की है। बोल अब तेरा क्या हशर करूं? अब तुझे सुधूरा की खाली जगह पूरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर फौजिया इसकी धमकी पर लर्ज उठी, ताहम वो अपने हवास मुश्तमिल करते बोली, देखो सुधूरा की मर्जी यही थी, वो शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। तुम रहम खाओ और खुदा से डरो। मेरी बात सुन, अपनी बकवास छोड़। जहादात अगले ही लम्हे इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए खूफिशा लहजे में बोला, हम परवेज़ का पता चला कर रहेंगे। अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, फिर सुधूरा की जगह मैं तेरे को अपने साथ गोट ले जाकर हवेली में कैद कर दूंगा, समझी? ये कहकर इस अपने करिंदों को चलने का इशारा किया। फिर जब वो बदमाशियाँ से जाने लगे तो डॉक्टर फौजिया बुरी तरह परेशान हो गई और जल्दी से चारपाई से उठ खड़ी हुई।
मुझे यहाँ। मगर इसकी बात मुकम्मल न हो सकी। वो सब तूफानी भूगोलों की तरह बाहर निकलते चले गए और बाहर से वो आहनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। दूसरे लम्हे डॉक्टर फौजिया को गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और साथ ही चिल्लाने भी लगी, मगर बेसूद। जल्द ही इसे ये अजियतनाक एहसास हुआ कि ये मनहूस जगह यकीनन आबादी से कोसों दूर है। गाड़ी की आवाज़ दूर होते होते बिल्कुल मादूम हो गई। अब फिर हर सू गहरे सन्नाटे का राज था। एक रोज़ शाम को मिठल ज़रा जल्दी घर लौटा तो खिलाफ मामूल इसकी बेटी मलूका के बजाय इसकी बीवी जीबा ने इसके आगे रोटी की डलियाँ रखी, जबकि मलूका रसोई के अंदर मौजूद थी। मिठल मुंह हाथ धोने के बाद अपने कंधे पर बड़े मैले से अंगूछे से हाथ मुंह पूंछता हुआ खरी चारपाई पर आ बैठा और खामोशी से रोटी खाने लगा। अजीबा इसके करीब बैठी पुरसोच निगाहों से शोहर को रोटी खाता हुआ देख रही थी। इसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरों का जाल सा बुना हुआ था। यूँ लगता था जैसे वो अपने शोहर से कुछ कहना चाहती हो। जब मिठल खाने से फारिग हुआ तो अजीबा इसे अपने जस के एक टिले मेड़े से गिलास में पानी थमाकर इसके आगे से खाली बर्तन समेट कर रसोई की तरफ चली गई। फिर ज़रा देर बाद लौटी। उसके हाथ में चाय के 2 प्याले थे। एक इसे मिठल को दिया और दूसरा खुद संभालने के बाद चारपाई पर बैठ गई। फिर चंद घूंट लेने के बाद बोली, मलूका की पियो, तेरे से एक बात कहनी है, पर तू मेरी कब सुनता है? इसने दानिस्ता फोड़पन से कहा। बेचारा मिठल बीवी का त्रिया चरित्र न समझते हुए इसके चेहरे देर का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अड़ी चरी, मैंने तो एक उम्र सिर्फ तेरी सुनते हुए गुजार दी, अब भला बुढ़ापे में तेरी बात ना सुनूं? क्या मैं अपना हुक्का पानी बंद करवाना है? बोल, क्या बात है मेरे से, मैं सुन रहा हूँ। अजीबा पहले तो खामोशी से चंद सानी इसका चेहरा देखती हुई फिर बोली, देख मलूका के पियो, इंसान को अपनी हालात पहचान कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारे पास रखा ही क्या है जिस पर इतनी अकड़ दिखाएं? एक वक्त की मुश्किल से खाते हैं तो दूसरे वक्त के लाले पड़े रहते हैं। फिर इन हालात में एक जवान बेटी भी छत के नीचे मौजूद हो तो उसकी भी फिक्र अलग परेशान करती है। बल्कि मैं तो कहूँ, रोटी से ज़्यादा घर में जवान बेटी की फिक्र ही ज़्यादा रहती है। अजीबा इतना कहकर ज़रा थमी। मिठल कदरे हैरत से इसके तो देखकर उलझे हुए लहजे में बोला, मैं तो अपने रब साईं का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ, भला मैं क्यों अकड़ता फिरूंगा? और रही बात जवान बेटी की, इसे बयाने की फिक्र तो जाहिर मुझे भी है। शोहर की बात सुनकर अजीबा ज़रा हौसला पाकर बोली, इसलिए तो कहती हूँ मलूका की पियो, बेटे तो कीकर के दरख्त तरह जवान होने लगती हैं, और जो बेटियों वाले होते हैं ना, वो बेटी के पैदा होने के साथ साथ ही थोड़ा बहुत जहेज जोड़ते रहते हैं। हमारे पास क्या है अपनी मलूका को देने के लिए? हमारे पास तो थोड़े से लोगों को मानी टुकर खिलाने के लिए भी पैसे नहीं, हमें ही पूरी नहीं पड़ती। बचत क्या हो, बचत करे भी तो वक्त कहाँ रहा। बीवी की बात सुनकर बेचारा मिठल बुत बन गया। हालात ही कुछ ऐसे रहे थे, जो थोड़ा बहुत जमा था वो नकल मकानी में खर्च हो गया था। आज मिठल को एहसास होने लगा था कि वो एक जवान बेटी का बाप भी था। बीवी की बातों ने से आज वाकई हिलाकर रख दिया था। तहम वो ज़रा उम्मीद भरे लहजे में बोला, रिया जीबा, कहती तो तू बराबर है, अब इसका हल भी तो मुझे बता। शोहर को चारों शाने चित गिरते पाकर अजीबा का मकसद पूरा हो गया और वो ज़रा ठहर कर बोली, मेरी अकड़ वाली बात याद रखी हुई है ना तूने? हाँ हाँ, भला कौन अकड़ रहा है? मिठल ने कदरे हैरत से पूछा। तू अकड़ दिखा रहा है मलूका के पियो। अजीबा ने जैसे फ़ौरन मतलब की बात पर आते ही इसे याद दिलाया तो मिठल बेचारा गोमगू के आलम में इसका मुंह तकने लगा। अपने मलूका को बहने का अब यही एक तरीका है कि हम जिसको भी इसका संग दें तो इसका हमें कम अज़ कम इतना रुपया तो दे कि हम आसानी के साथ इस फ़र्ज़ को पूरा कर सकें। और रुपया भी हमें पहले मिलना चाहिए ताकि हम भी कुछ बेटी को दे दिलाकर इसे आगे पराए घर का कर सकें। ऐसा करना कौन होगा भला जो हमारी शर्तें मान ले? बेटी के मामले में बेचारे मिठल की अकल वाकई मारी गई थी। अजीबा चंद साने तवक्कुफ के बाद बोली, आचर खान का क्या? ये तूने किस कुत्ते का नाम ले लिया? मुझे तो उस कमीने की सूरत ही से नफरत है। मिठल ने एकदम चिराग पा होकर कहा। अजीबा फौरन मुंह बसोरते हुए तुंद लहजे में बोली, देखा देखा, तेरी यही अकड़ अपने मलूका के लिए तबाही का बाइस बन सकती है। अल्लाह सही ना करे। तुम क्यों ऐसे मनहूस अल्फाज ज़ुबान से निकालती है? मिठल से फौरन डांटा, ये मनहूस अल्फाज नहीं मलूका के पियो, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। पूरे गोठ में आचर खान के सिवा कोई ऐसा चंगा मर्द नहीं जो मलूका का पूरा 2 लाख इवजाना देने पर तैयार हो, और वो भी वक्त से पहले। बस हमारी ज़ुबान देने की देर है। हरगिज़ नहीं, उस बुढ़े से अपने मलूका का ब्याह हरगिज़ नहीं करूँगा। और तू भी कान खोल कर सुन ले खालकू की माँ, मैं खूब जानता हूँ तेरे को पट्टी किसने पढ़ाई है। अब तुम माँ बेटे की साजिश समझ गया हूँ। मिठल एकदम चिराग पा चारबीज उठते बोला। अजीबा ने कुछ कहने के लब पाक किए थे कि मिठल ने हाथ बुलंद करके इसे खामोश रहने के लिए कहा। बस अब आचर खान के इस घर में बिल्कुल नाम ना ले कोई।
ये कहकर वो भिन्नाता हुआ जब अपनी कोठी में दाखिल होने लगा तो रसोई की तरफ मुंह करके मलूका को हुक्का ताज़ा करने के लिए कहा। मलूका काफ़ी देर से रसोई के अंदर बज़ाहिर काम में मसरूफ़ सब बातें सुन रही थी। इसे अपने बड़े भाई खालकू के साथ अब अपनी माँ भी बुरे लगने लगी थी। वो समझ गई थी कि दोनों माँ बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी है और वो दोनों बाप के खिलाफ महाज बनाए हुए हैं। इन हालात ने मलूका को भी ज़िद्दी और सरकश बना दिया था। मलूका ने माँ से झगड़ा करना मुनासिब न समझा। अलबत्ता इसकी माँ ने बड़ी चालाकी से इसे बादल के साथ मिलाने की कोशिश की थी, ताहम इसे आचल खान से शादी के लिए राज़ी कर ले, फिर मिठल कुछ नहीं कर पाएगा। मगर मलूका भी आखिर अजीबा की बेटी थी। वो सरेदस्त माँ को नाराज़ नहीं करना चाहती थी और ना ही उससे झगड़ा, क्योंकि मलूका बाबू भाई के घर से जाने के बाद सांवल से मिलने के लिए पानी भरने के बहाने काफ़ी देर तक बाहर रहती थी और बाप भाई के लौटने से पहले घर आ जाती थी। माँ इसे कुछ नहीं कहती थी, मगर फिर मलूका ने दिल में सोचकर सोचा कि सांवल के पास अब भला वो क्यों कर जा सकती थी। पता नहीं क्यों वो इसे अपने दर से धुतकारता है। शायद इसकी मंगेतर सुधूरा की बेवफाई ने इसे इस कदर औरत ज़ात से बददिल कर दिया है कि इसे शायद अब हर औरत से नफरत हो गई थी। हत्ता कि अपनी बेवफा मंगेतर सुधूरा से भी इसकी इसी रविश ने मलूका को भी खुदसर बना दिया था। इसने भी दिल में तहैया कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस पत्थर को पिघला कर रहेगी। अब इसके पास आचल खान से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता रह गया था कि वो किसी तरह सांवल से शादी कर ले। अब वो दूसरे खुतूत पर सांवल को राज़ी करने का सोच रही थी। इंसान खता का पुतला है और रहेगा। ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, तल्ख हकीकतें। मोहब्बत का मेयार ज़िंदगी ऐसे हालात में तेज़ी से बदलता है। मलूका के साथ भी ये हुआ। अगरचे वो सांवल से मोहब्बत करती थी, मगर सांवल सुधूरा की बेवफाई के बाद बिल्कुल कुनूती और अपने खोल में बंद होकर रह गया था। इस तरह मलूका से मुसलसल बेइतना बरत रहा था। अब जबकि घर में आचल खान का मामला ज़ोर पकड़ने लगा था तो मलूका को तशवीश लाहिक होने लगी थी कि कहाँ वह माँ और भाई की लालची तबीयत के भेड़ न चढ़ जाए। वो जानती थी कि इसका बाप बेचारा पहले ही बूढ़ा और कमज़ोर था, वो भला कब तक इसकी ढाल बन सकता था। चुनांचे मलूका ने अब सांवल को दूसरे तरीके से राम करने का फैसला कर लिया। इसने सांवल के मामा अल्लाह रखे से मुलाकात करने का इरादा कर लिया। वो रात मलूका ने बड़ी बेचैनी में करवटें बदल कर गुजारी। सुबह हुई, खालकुत हौस पे मामू निकल गया और अब मलूका अपने बाप मिठल के खेतों पर जाने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन मिठल इस रोज़ खेतों पर न जा सका। उसे बड़ा तेज़ बुखार था। वैसे भी वो आज सारी रात ही खांसता रहा था। अजीबा ने शोहर का हाल न पूछा। अलबत्ता मलूका बाप को कोठरी में दाखिल हुई। मिठल बेचारे कोने में पड़ा बुरी तरह खांस रहा था। मलूका जल्दी से पानी का गिलास लेकर बाप के पास आई और उसे सहारा देकर गिलास इसके मुंह को लगा दिया। इस अपने बूढ़े बाप का वजूद आग में तपता महसूस हो रहा था। प्यू, तेरे को तो बहुत ताप चढ़ा हुआ है, चल उठ, मैं तेरे को अजीब के पास लेकर चलती हूँ। इसने परेशान होकर कहा। वो कहाँ जाएगी मेरे साथ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मिठल खांसी के दरमियानी वक्फों में फूली हुई सांसों के साथ बोला, धिये तू ज़रा मेरा हुक्का ला दे, मेरा बदन टूट रहा है। नहीं प्यू, मैं अब तुझे हुक्का नहीं पीने दूंगी, चल मेरे साथ हकीम जी से दवाई लेकर आते हैं। ये कहकर उसने बाप को सहारा देकर उठाया तो मिठल खड़े होकर अपने तैंबत से बंदी गार्ड को टटोलने लगा। अरे मैंने कुछ रुपए बांध रखे थे, देख जरा धिये इधर कहीं गिरे होंगे। वो परेशान होकर बेटी से बोला। मलूका इधर रुपए तलाश करने लगी, मगर इस रुपए कहीं नज़र न आए। प्यू, रुपए तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ठहर मैं माँ से पूछती हूँ। ये कहकर वो बाप को सहारा देकर तंगोतरी कोठरी से बाहर लाई। अजीबा सेन में मौजूद थी। वो माँ से बोली, अम्मड़, प्यू के पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए हैं, तेरे पास होंगे थोड़े से दे, हम जाकर अपनी कीम से दवाई लेकर आए, क्योंकि बड़ा तेज़ ताप चढ़ा है। मेरे पास किधर से आए पैसे, वो मुँह बसोर को बोली। अजीबा, मैंने रात को 100 रुपये का नोट दिया था, उसी में से दे दे थोड़े। मिठल अपनी खांसी जब्त करते हाँफती आवाज़ में बोला। अजीबा ने इस सजाई लहजे में कहा, घर का सौदा नहीं लाना था, आटा दाल सब कुछ तो ख़त्म था, मैंने 100 रुपये खालकू को दे दिया, वो सौदा लेकर आएगा। मगर अम्मड़, अब प्यू की दवाई कैसे आएगी, हकीम जी मुफ्त में तो नहीं देंगे। मलूका ने दुखी दिल के साथ माँ से कहा, मैं क्या जानूँ, तेरे प्यू ने अपने पोट खालकू से बना कर रखी तो खुद ही से ले जाता हकीम के पास, इसलिए तो समझाती हूँ, बूढ़े होकर जवान हालात पर हाथ नहीं उठाते। खबरदार अजीबा, आगे एक लफ्ज़ भी तूने निकाला तो। बीवी की बात सुनकर मिठल यकदम चिरागपा होकर चिल्लाया तो इसे बड़ी शिद्दत के साथ खांसी का दौरा पड़ा और वो अपना सीना थामे खांस खांस कर बेहाल हो गया। मलूका अम्मा के संग दिलाना रवैये पर सुलग उठी और इससे तेज़ लहजे में बोली, अम्मड़ कुछ तो ख्याल कर, प्यू की हालत देख, जो मुँह में आ रहा है बोलती चली जा रही है। हाँ हाँ, बड़ी है अपने प्यू की वकालत करने वाली, ये तुझे अपनी ज़िद के आगे बूढ़ा कर डालेगा जब तेरे को पता चलेगा कि तेरा सज्जन कौन था। अजीबा ने हाथ नचाकर कहा, अमर तू क्या चाहती मैं एक बूढ़े उबाज से ब्याह दी जाऊँ?
ताकि तुम दोनों माँ बेटे की मुट्ठी गर्म हो जाए। मलूका को भी माँ की खुद गर्जी पर गुस्सा आ गया। वो बाप को संभालते बोली, हाउ हाउ, तुझे फिर कोई शहजादा आएगा बिहाने ना। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर अपनी जवान धी से, इस तरह बोलते हैं, शर्म कर। मिठल सीना थामकर दूसरे लेजे में बोला और फिर खांसने लगा। अजीबा मुंह बसोरती हुई अंदर कोठी में चली गई। धी अब रहने दे, नहीं जाते हकीम के पास, पैसे तो है नहीं, वो दवा कैसे देगा। मिठल ने खांसी के दरमियान अटक अटक कर मलूका से कहा तो मलूका का दिल कट कर रह गया, लेकिन वो भी तहिया कर बैठी थी कि बीमार बाप को हकीम जी के पास लेकर जाएगी। नहीं पीऊ, तो चल तो सही, हो सकता है हकीम जी को हमारी गरीबी पर तरस आ जाए। थोड़ा ठहर, मैं भी आई। मलूका घबराए सी गई से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब मिठल से बोला भी नहीं जा रहा था। इस पर अब दमे कैसा दौरा पड़ने लगा था। अगले लम्हे इसकी टांगें कपकपाने लगी और वो ज़मीन पर ढह गया। मलूका परेशान हो गई। इसने हिस्ट्री अंदाज में माँ को पुकारा, अम्मड़ पीऊ को संभाल, जल्दी आ। मगर कोठरी में खामोशी छाई रही। अलबत्ता अंदर से हुक्का गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मलूका का दिल डूबा जा रहा था बाप की हालत पर। जब शिकस्ता सा फर्श पर पड़ा बुरी तरह हाँप रहा था, जैसे मीलों दूर का सफ़र करके आया हो। मलूका रोती चिल्लाती झुग्गी से बाहर दौड़ी, करीबी बनी चाचा सुखियों की झुग्गी में दाखिल हो गई। वहाँ चाचा सुखियों काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। इसकी बेटी मीरा इसे रोटी से बंधा दस्तरखान नुमा कपड़ा थमा रही थी। चाचा, पीऊ की हालत बहुत बहुत ख़राब हो रही है, मलूका ने दरवाजे से चीख कर रोते हुए कहा। चाचा सुखियो इसके दौड़ा। मीरा और इसकी माँ भी परेशान होकर भागी। ये सब लोग मिठल की झुग्गी में दाखिल हुए, देखा तो मिठल ज़मीन पर बेसुध पड़ा है। मलूका ने हरासा निगाहों के साथ अपने बाप को देखा, जो कुछ देर पहले दमे के जेर से बुरी तरह हाँप रहा था, मगर अब वो पुरस्कून था। मलूका का दिल धक से रह गया। पीऊ, बाबा। दूसरे लम्हे मलूका ने दिल खराश चीख के साथ बाप को पुकारा। वो इसके बेजान जिस्म पर गिरकर रोने लगी। मिठल की आंखें खुली हुई थी, वो मर चुका था।